आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमें किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए डेफिनेटली हमें लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, हमें कुछ लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम ऐप किस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हैं, कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं और किस-किस तरीके से उन प्लेटफॉर्म पे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। मोबाइल प्लेटफॉर्म्स किस किस तरह के हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के लिए अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, और गूगल ने एक नई लैंग्वेज लॉन्च करी है जिसका नाम है कॉटलिन। और आज की डेट में गूगल एंड्रॉयड डेवलपमेंट कॉटलिन में ही कर रहा है, इसलिए हमें भी कॉटलिन को ही सीखना होगा। हम जावा में भी इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं और कॉटलिन की हेल्प से भी ये काम किया जा सकता है। जिन आईडीई या टूल्स की हमें ज़रूरत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए, वो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत हमें पड़ती है। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ग्रिडल, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही हमें मिलता है। इसी तरीके से एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम है एमुलेटर। एमुलेटर की ज़रूरत हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में रहती है। जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में जानकारी लेंगे, इसका सेशन मैं अलग से अपलोड करूंगा, तो उसमें आप इन एमुलेटर की और ग्रेडल की जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे फायरबेस टूल है। इसको भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। एंड्रॉयड इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। जितने भी मोबाइल फोन्स, आपके टीवीज, आपके जो गाड़ियां आज की डेट में मार्केट में आ रही हैं, जो घड़ियां आज की डेट में मार्केट में आ रही है, स्मार्ट वॉच जिनको हम बोलते हैं, उन सभी में आज की डेट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो हम इन सब इकोसिस्टम्स के लिए, इन सारे डिवाइसेस के लिए हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्लेटफॉर्म है जो मोस्ट पॉपुलर आफ्टर एंड्रॉयड यूज किया जाता है उसका नाम है iOS। iOS में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास जो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं उनका नाम है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। इनका यूज करके हम iOS के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो IDE यानी कि जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल है iOS के लिए, उसका नाम है Xcode। हम स्विफ्ट यूआई का यूज कर सकते हैं या इंटरफेस बिल्डर का यूज कर सकते हैं iOS के लिए ऐप डेवलपमेंट करने के लिए। एंड्रॉयड और iOS में जो बेसिक डिफरेंस है वो इतना है कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स इकोसिस्टम उसका अवेलेबल है, जबकि iOS जो हमारे पास है ये क्लोज सोर्स है, यानी कि इसका सोर्स हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको iOS के लिए डेवलपमेंट करना है तो आपको मैकेंटोश का हार्डवेयर परचेस करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। और प्लस आपको एप्पल डेवलपर अकाउंट जो कि पेड वर्जन अवेलेबल है, ये आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको अपने ऐप को उनके स्टोर में पब्लिशिंग करनी है। बहुत कम डिवाइसेस पे iOS रन होता है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, तो हम चाहें तो इसके लिए भी डेवलपमेंट सीख सकते हैं। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल अभी तक था हमारे पास वो था विंडोज मोबाइल, लेकिन 2020 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन या विंडोज जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन फिर भी जो मोबाइल फोन हमारे पास अवेलेबल हैं अभी जो मार्केट में चल रहे हैं, जो प्रीवियसली लोगों ने परचेज किए थे, उनके लिए हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए जो लैंग्वेज अवेलेबल हमारे पास है वो है सी शार्प। इसको हमें यूज करना होगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर हम सी शार्प को यूज कर सकते हैं विंडोज मोबाइल के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। जो आईडीई हमारे पास अवेलेबल है वो है विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इसकी हेल्प से हम विंडोज फोन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में क्योंकि इनकी डिमांड कम है और अब ये आउटडेटेड भी हो चुके हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया है आपके माइक्रोसॉफ्ट ने, इसलिए इनका डेवलपमेंट भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म और है हमारे पास अवेलेबल जिसका नाम है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन आज के डेट में 2022 के बाद यानी कि 2022 के बाद जो ब्लैकबेरी बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने
स्विच कर दिया है कंपनी को फॉर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ, तो इन्होंने भी ब्लैकबेरी मोबाइल फोन्स को मार्केट में निकालना बंद कर दिया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आज की डेट में अनसपोर्टेड है। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास ब्लैकबेरी फोन है और आप उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जावा अवेलेबल है, सी और सी प्लस प्लस अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से, जिन लैंग्वेजेस की हेल्प से हम ब्लैकबेरी के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो आईडी अवेलेबल हमारे पास है वो है ब्लैकबेरी आईडी, इक्लिप्स प्लगइन्स अवेलेबल है इनके लिए, और मोमेंटिक आईडी अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम लोग ब्लैकबेरी के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स जिनके लिए हमें डेवलपमेंट करना, अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला देखते हैं कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कितने तरीकों से किए जा सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल। सबसे पहला जो मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल हमारे पास है उसे हम नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्योर वेब एप्लीकेशन, एंड देन वी हैव हाइब्रिड एप्लीकेशन, जिसकी इन तीन कैटेगरीज को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस मोबाइल के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो अभी हमने इससे पहले देखा था कि हमें एंड्रॉइड के लिए, विंडोज के लिए, ब्लैकबेरी के लिए, विंडोज या फिर आपके iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलपमेंट करना है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम ऐप इन तीन में से किस कैटेगरी के अंदर हम लोग ऐप को डेवलप करेंगे। ये आप इन्हें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो वन बाय वन चेकआउट करते हैं इनको। सबसे पहला हमारे पास जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच है वो है नेटिव। तो नेटिव बेसिकली ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एंड्रॉयड के लिए नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करने हैं, तो हमें पता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है वो विद द हेल्प ऑफ जावा और कॉटलिन डेवलप किया गया है। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन भी जावा और कॉटलिन की हेल्प से ही बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस प्लेटफॉर्म की नेटिव लैंग्वेज के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट? इसलिए इन एप्लीकेशन को भी नेटिव एप्लीकेशन ही कहा जाता है। और iOS के लिए अगर आपको डेवलप करना है तो हमें पता है कि iOS जो है वो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी के थ्रू बनाया गया है। तो स्पेसिफिकली जब आप स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी के थ्रू एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो वो नेटिव ऐप कहलाता है। और ये नेटिव ऐप जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले नेटिव ऐप होते हैं, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी उसी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है जिस लैंग्वेज में आपने एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके प्लेटफॉर्म के हार्डवेयर का फुल एक्सेस उसको अवेलेबल रहता है, तो वो बेस्ट उसको यूज कर सकता है। जितने भी सेंसर्स और जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में या फिर आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट यूज अगर आपको करना है तो आपको नेटिव एप्लीकेशन ही डेवलप करने हैं। लिमिटेशन इनकी ये है नेटिव एप्लीकेशन की कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से इनका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हायर एंड पे चला जाता है। एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो आपके मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम है, स्पॉटिफाई है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए होंगे। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो है हमारे वो नेटिव एप्स की कैटेगरी में ही आते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आपके एप्लीकेशन की है वो है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जनरली वो एप्लीकेशन होती हैं जिन्हें हम वेब ब्राउजर्स पे रन करते हैं या फिर जिन्हें हम वेबसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो भी आपके वेब एप्लीकेशन आप रन करते हैं, जनरली अगर आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर रन करते हैं, तो उन एप्लीकेशन को रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी वेबसाइट को रन करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि आपका क्रोम ब्राउजर है, आपके पास एज एक ब्राउजर है। तो इनकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं और ये बनाई गई होती है जनरली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ये इनकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है, तो ये इनका एडवांटेज है कि हम कम कॉस्ट में भी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि एक बार आपने वेबसाइट बना ली या वेब एप्लीकेशन बना लिया तो उस एप्लीकेशन को आप iOS में भी चेकआउट कर सकते हैं, विंडोज फोन में भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी ओपन कर सकते हैं, ब्लैकबेरी में भी ओपन कर सकते हैं, राइट?
और इसके लिए किसी भी तरह का अप्रूवल किसी जगह से आपको नहीं लेना होता है वेबसाइट्स को रन करने के लिए। बट इनकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं आपके मोबाइल फोन्स की। आपके मोबाइल फोन में जो हार्डवेयर है उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, तो वो लिमिटेडली एक्सेस यहाँ पे हो सकता है। आपको अगर इनके एग्जाम्पल देखने हैं तो जब आप ब्राउजर के ऊपर ट्विटर, फेसबुक या फिर गूगल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ब्राउजर के ऊपर जब ओपन करते हैं तो वो सारे के सारे आपके वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है हाइब्रिड एप्लीकेशन की। अब क्योंकि इसका नाम हाइब्रिड है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नेटिव एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन होते हैं, मिक्सअप है वेब और नेटिव एप्लीकेशन का। इनको हम बनाते तो वेब टेक्नोलॉजी का यूज करके हैं, जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आपने एप्लीकेशन को डेवलप किया, लेकिन हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, जैसे अडोबी कोडोवा हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास रिएक्ट नेटिव अवेलेबल है, फ्लटर आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये हमारे पास अवेलेबल है, आयनिक अवेलेबल है। ये ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो आपके वेब एप्लीकेशन को नेटिव एप्लीकेशन में डेवलप कर देते हैं। इनका एडवांटेज ये होता है ओवर नेटिव एप्लीकेशन कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि एक बार आपने हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप कर लिए तो इनको आप iOS में, एंड्रॉइड में, विंडोज में, ब्लैकबेरी में किसी में भी रन आउट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इनका फास्टर होता है और कॉस्टिंग थोड़ा सा कम होती है इन कंपैरिजन टू नेटिव एप्लीकेशन। लेकिन अगर इनका लिमिटेशन देखें तो डेफिनेटली नेटिव एप्लीकेशन से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है। और हार्डवेयर एक्सेसिंग अगर हम देखें तो वेब एप्लीकेशन से ज्यादा हार्डवेयर आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नेटिव एप्लीकेशन से इनको कम ही हार्डवेयर एक्सेस एग्जैक्टली यहाँ पे मिला जाता है। और इसका जो डिजाइन फ्रेमवर्क है जिसे हम UI UX बोलते हैं, वो नेटिव जैसा स्मूथ नहीं होता, राइट। तो बेसिकली इनको हम हाइब्रिड एप्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो नेटिव एप्लीकेशन आर द बेस्ट, बट दे आर हायर, दे हैव हायर डेवलपमेंट कॉस्ट, उनकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा हायर एंड पे चले जाती है। वेब एप्लीकेशन सबसे इजी है बनाने में और सबसे उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन वो फुल एक्सेस आपके मोबाइल का नहीं पा सकते। तो इसलिए नेटिव एप्लीकेशन ज्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू वेब एप्लीकेशन एंड हाइब्रिड ऐप एप्लीकेशन। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपने एक एप्लीकेशन डेवलप कर लिया और तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस एप्लीकेशन को आप यूजर तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो एप्लीकेशन हम खुद के लिए डेवलप नहीं करते हैं, हम यूजर्स के लिए डेवलप करते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए डेवलप करते हैं। तो वो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उस एप्लीकेशन को कैसे अपने मोबाइल में रन करेंगे, इसके लिए आपको एप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पता होना चाहिए। तो अगर आप iOS के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो iOS के लिए हम एप्पल के ऐप स्टोर में जाते हैं, वहां से अप्रूवल लेते हैं और फिर हम अपने एप्लीकेशन को ऐप स्टोर में सबमिट कर देते हैं। और डेफिनेटली ये पेड है, आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप iOS को एप्लीकेशन ऐप स्टोर में डेवलप स्टोर कर सकते हैं। और वहां पे स्टोर करने के बाद आपके यूजर्स जो iOS को यूज कर रहे हैं उनके लिए वो अवेलेबल रहेगा यूज करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप एंड्रॉयड ऐप की बात करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, अमेजन के ऐप स्टोर के थ्रू ये काम किया जा सकता है। अब विद द हेल्प ऑफ अपनी वेबसाइट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने की फैसिलिटी यूजर्स को दे सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप अपने जो एप्लीकेशन आपने डेवलप करी है वो सेंड आउट कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ USB कनेक्शन आप अपने PC से, अपने प्रोग्राम, अपने पर्सनल कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से अपने यूजर्स को आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को सेंड आउट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करना भी आसान है इन कंपैरिजन टू iOS, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी हमारे लिए ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू iOS। हमें कुछ फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं जब हम लोग एप्लीकेशन की डेवलप करते हैं। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर हमें कंसीडर करना है वो है डिवाइस फ्रेगमेंटेशन। डिवाइस फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपको पता है कि आज की डेट में एंड्रॉयड है और जो iOS हमारा है वो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। अभी रिसेंटली ही आपका जो iOS है, जो आपका एप्पल फोन है, वो नया लॉन्च हुआ है। इसी तरीके से एंड्रॉयड का 16th वर्जन मार्केट में चल रहा है।
राइट। और हमने एंड्रॉइड के बहुत सारे वर्जन मार्केट में देखे हैं, बहुत सारे वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जब आप डेवलपमेंट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि आप एंड्रॉइड के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं या आईओएस के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि अगर आप एंड्रॉइड के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के किस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हैं, कौन से वर्जन के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप एंड्रॉइड 10 के लिए डेवलप कर रहे हैं, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 या 15 या फिर 16 या फिर और कोई पुराने वर्जन के लिए डेवलप कर रहे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप किस एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म को टारगेट करेंगे या किस एंड्रॉइड वर्जन को टारगेट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्जन आपके ऐप के फीचर्स भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। जो आपका एंड्रॉइड वर्जन सपोर्ट करेगा फीचर्स को, उसी उन्हीं फीचर्स को आप अपने एप्लीकेशन में सपोर्ट करवा सकते हैं या उसके लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकेंडली, आपको पता है कि हमारे पास आज के डेट में जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उन डिवाइसेस के स्क्रीन साइजेस बहुत ज्यादा वेरिएशन में रहते हैं। बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस से बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस तक हमारे पास अवेलेबल हैं। आपका एंड्रॉइड टीवी पे भी चलता है, तो टीवी के स्क्रीन साइजेस छोटे से बड़े बहुत ज्यादा अवेलेबल हमारे पास हैं। हमारे पास मोबाइल के साइजेस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, लैपटॉप के साइजेस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। तो आपको स्क्रीन साइजेस का भी ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं वो बेसिकली किस स्क्रीन साइज पे रन होगी। स्क्रीन डेंसिटी इज ऑल्सो टू बी कंसिडर। स्क्रीन डेंसिटी का मतलब है कि जो आपके एंड्रॉइड डिवाइस की स्क्रीन है या जो आईओएस डिवाइस की स्क्रीन है, उस स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, उसमें कितने पिक्सल्स हैं। उन पिक्सल्स के अकॉर्डिंग भी आपको अपना डेवलपमेंट करना होता है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप एक गेम डेवलप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि गेम में आप हाई एंड 2D या 3D ग्राफिक्स को यूज करते हैं। तो आप 2D 3D ग्राफिक्स को यूज करते हुए एप्लीकेशन तभी डेवलप करेंगे जब आपका यूजर भी उस तरह के मोबाइल फोन्स को कैरी करता होगा। अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जहां पर आप एक ट्यूटोरियल डेवलप कर रहे हैं या फिर ये कहें कि क्विज डेवलप कर रहे हैं, तो क्विज में जनरली टेक्स्ट वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां पे आप स्क्रीन डेंसिटी का ज्यादा ध्यान ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब गेम्स की बात है या इस तरह के सॉफ्टवेयर की बात है जहां पर आप ग्राफिक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको स्क्रीन डेंसिटी भी चेकआउट करनी पड़ेगी कि आपके जो यूजर्स हैं वो किस तरह के स्क्रीन साइजेस के, स्क्रीन डेंसिटी के मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे हैं। जब हम मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मोबाइल में यूजर आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कैसे करेगा। क्या वो टच के थ्रू वर्क करेगा? टच भी वैरायटी के अवेलेबल हमारे पास है। आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल फोन में सिंगल टैप करके वर्क कर सकते हैं, डबल टैप करके वर्क कर सकते हैं, लॉन्ग टच आपके पास अवेलेबल है। आप मूव इन कर सकते हैं, फ्लिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल्स में सेंसर्स अवेलेबल हैं, एक्सेलेरोमीटर आपके पास अवेलेबल है, लाइट सेंसिटिविटी आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल है। तो इन फीचर्स का यूज करने के लिए जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका यूजर है वो आपके ऐप से किस तरह से इंटरेक्ट कर रखा है, किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। उसी तरीके से आपको अपने ऐप के लिए डेवलपमेंट भी करना है। आपको ये भी पता है कि आपके जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसमें कंप्यूटिंग पावर जो है और जो उसकी मेमोरी है उसकी कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू लैपटॉप और डेस्कटॉप या सर्वर्स वगैरह बहुत कम होती है। तो आपको जो एल्गोरिथम या फिर जो प्रोग्रामिंग यूज करनी है अपने एप्लीकेशंस के लिए, वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि वो मेमोरी बेस्ड, आपकी जो मेमोरी यूटिलाइज हो रही है वो मेमोरी यूटिलाइजेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपका एप्लीकेशन इस तरह से आपने डेवलप किया जो ऑप्टिमाइज ना हो, जिसकी कोडिंग, जिसकी प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइज ना हो, तो आपकी डिवाइस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्रामिंग आपकी ज्यादा बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, आपका सिस्टम ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा प्रोसेस करने में। राइट। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको बैटरी कैपेसिटी भी देखनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर्स वगैरह होते हैं वहां पर तो बैटरी का ज्यादा इशू नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेन पावर के साथ। लेकिन जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं इनमें बैटरी की आपकी जो लिमिटेशन है वो रहती है। तो जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम अगर आपने अपने एप्लीकेशन के लिए यूज किए तो आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन हो जाएगी। राइट। तो आपको जो एल्गोरिथम डिजाइन करने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि आपको बैटरी का कंजम्पशन भी ध्यान में रखते हुए और ऑप्टिमाइज्ड वे में अपने एल्गोरिथम को यूज करना है। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिनका हमें ध्यान रखना है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।